हेलो दोस्त, आज का क्लास लाइव हो चुका है और आज का क्लास बहुत मजेदार क्लास चलेगा। और आज का जो क्लास है टॉपिक लेता है राष्ट्रपति के बारे में बताएंगे। और आज हमारे जो है शंकर बाबू है, हमारे लिए पढ़ाएंगे और आप लोगों को देंगे। बहुत ही अच्छा जानकार है, इसीलिए आप लोग जो है जितना भी पढ़ाएंगे आप लोग ध्यान पूर्वक सुनिएगा। और आप लोग जितने भी अगर जुड़िएगा तो हमारे फेसबुक पेज पर उमेश यादव देखिए, उमेश यादव मेरा फेसबुक पेज है। आप लोग इसको आप लोग फॉलो कीजिए, जरूर फॉलो कीजिएगा। और इस पेज से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि बिहार सचिवालय और बिहार दरोगा ये बहुत जो है मेन वैकेंसी है। और इस बार इस दोनों जो वैकेंसी है, जो बिहार दरोगा 18 से आने वाली है और जो बिहार सचिवालय आ गया है 1465 पोस्ट, यहाँ से आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसलिए आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। आप लोग उम्मीद करते हैं, ठीक है। चलिए हम अपना दोस्त मिलवाते हैं, बहुत अच्छा जानकार है, बहुत अच्छा तरीके से समझाएंगे राष्ट्रपति को। चलिए शंकर बाबू आइए। नमस्कार। ये एक अच्छी पहल है इनका, हम इनको बार बार इनको फॉलो करते हैं। हम लोग एक ही साथ पढ़ते भी हैं। तो कोशिश बस यही रहेगा कि देखिए, क्लास तो सब कहीं ना कहीं लोग करते ही। ऐसा नहीं है कि आप लोग राष्ट्रपति नहीं पढ़े होंगे या आज पहली बार पढ़ रहे होंगे, ऐसा कुछ है नहीं। और हम लोग भी स्टूडेंट रहे, हम लोग भी तैयारी करते हैं। तो एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए हम लोग, जैसे दरोगा की एग्जाम अभी आने वाली है 15 अगस्त को, मतलब सुन रहे हैं 15 अगस्त को जब भी आ जाए सचिवालय का, जैसे सचिवालय है, अभी इंटर लेवल होगा, फिर बीएसओ होगा। देखिए जीके सबका सेम ही होता है। आप जब आप सिविक्स पढ़िएगा तो आपको वही प्रधानमंत्री जो भी पढ़ना होता है, सबको वही उद्देश्य का वगैरह पढ़ना होता है। तो जीके तो वही सेम है। आपके लिए अलग से मैथ रीजनिंग का आपको भी नहीं है, वही सेम रहता है मैथ रीजनिंग का भी। तो आप प्रैक्टिस कहीं भी कीजिए तो बेनिफिट रहेगा। तो मेरा कोशिश यही रहेगा कि हम आज पढ़ाएं और हम कोशिश करेंगे कि आपको थोड़ा दिमाग में हम डालते हैं क्वेश्चन, फिर आप कहीं भी क्लास कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस मेरा भी तरीका देखिए कि क्या है। और हम भी है जैसे पढ़ते हैं, हम आपको कोशिश करेंगे बताने का, ठीक है। चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान से नहीं होता है, बस हम आप लोग ध्यान से सुनेंगे, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और साफ करने के लिए। चलिए ठीक है, आप लोग ध्यान से और पढ़िएगा, बहुत अच्छा पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमको तो लिख देंगे, नहीं लिख लेंगे, नहीं हम बता देंगे, जब जरूरत पड़ेगा तो लिख देंगे। देखिए आज सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति के बारे में हम लोग सब जानते हैं कि भारत के पहले क्वेश्चन ही पहले स्पीडी में जब पढ़ा जाता था तो पहले ही एक लाइन में रखा जाता था कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होते हैं। तो हम लोग बोलते थे, याद रहता तो राष्ट्रपति, बस उन्हीं के बारे में आज पढ़ना है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के बारे में पहला क्वेश्चन यहाँ से रहेगा क्या कि भारत के प्रथम नागरिक। तो पहले क्वेश्चन पूछेगा आपसे एग्जाम में कि भारत का पहला नागरिक कौन होता, ऑप्शन में जो भी देगा तो आप राष्ट्रपति अगर ऑप्शन रहेगा तो वही होगा। अब आइए, यहाँ पर लिखा हुआ भारत का एक राष्ट्रपति होगा। क्वेश्चन ये पूछता भी है कि भारत के जो राष्ट्रपति, यानी भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, किस आर्टिकल के तहत होंगे। ये आर्टिकल 52, ठीक है। क्वेश्चन आपसे फिर से हम रिपीट कर रहे हैं कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 52, ठीक है। फिर इसी तरह से एक आइए क्वेश्चन पूछता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है। पहला क्वेश्चन, भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल के तहत, तो 52। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होता है, तो किसमें निहित होता है, राष्ट्रपति में निहित होता है, ठीक है। अब यही पूछ देगा क्वेश्चन में क्या कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होता है किस आर्टिकल के तहत। ये भी क्वेश्चन यूपीएससी से बहुत बार पूछा हुआ, आर्टिकल 53, ठीक है। लिख लीजिएगा आर्टिकल 53।
ठीक है। आर्टिकल 53 में क्या बता दिए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगा। अब आर्टिकल 54 के बारे में जानते हैं। पहले सोचते हैं कि राष्ट्रपति जो होते हैं, राष्ट्रपति में चुनाव में कौन कौन भाग ले सकते हैं, कौन कौन जो व्यक्ति होता है वो चुनाव में भाग लेता है, कैसे इनका चुनाव होता है। ठीक है, तो देखिए राष्ट्रपति का जब भी जो चुनाव होता है तो जो हम लोग जो विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित जितने भी सदस्य होते हैं ना, वो उनमें भाग लेते हैं। पहले एकदम आराम से समझना है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, राज्य के विधानसभा में जो निर्वाचित जो सदस्य होंगे वो भाग लेते हैं, एवं लोकसभा एवं राज्यसभा द्वारा जो निर्वाचित जो सदस्य, निर्वाचित यहाँ पे यही क्वेश्चन को समझना है, मनोनीत वर्ड जो आता है मनोनीत, ये नहीं रहेंगे। ठीक है, बात को समझ गए। फिर से बोलते हैं कि जब राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है इनमें से कौन कौन से भाग लेते हैं, तब मेरा आंसर क्या रहेगा। पहले देखना राज्य में निर्वाचन, राज्य के जो विधानसभा द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, एवं केंद्र में चल जाना तो लोकसभा और राज्यसभा द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो, वही तीन व्यक्ति जो तीनों जो मिलकर राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ये किस आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 54 में कहता है। ठीक है, बोर्ड पे नहीं हो पाता है, अच्छा देखते हैं अनुच्छेद 54। ठीक है, अभी तक क्या क्या पढ़े कि भारत का प्रथम नागरिक कौन होंगे, तो राष्ट्रपति होंगे। भारत में एक राष्ट्रपति होंगे आर्टिकल 52 के तहत। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगा, तो राष्ट्रपति में निहित होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होते हैं वो किस आर्टिकल के तहत होते हैं, तो आर्टिकल 53 के तहत होते हैं। अब यही पढ़ है कि 54 आर्टिकल क्या था, यही कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, यही 54 में कहा गया कि जो भाग लेने की बात कहा है, जैसे कि राज्य के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य एवं लोकसभा एवं राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसमें भाग लेते, यही 54 के तहत लेते हैं भाग। ठीक है, अब आ जाइए, अब हम राष्ट्रपति का जो चुनाव क्या हम लोग भी करते हैं, हम लोग भी वोटिंग डाल देते हैं क्या। मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव में क्या हम लोग कभी सुनते हैं कि फलना आदमी गया राष्ट्रपति के वोट में वोटिंग किए, ऐसा नहीं। देखते होंगे कि हम लोग राष्ट्रपति का जो 18 वर्ष नहीं चुनते हैं, तो चुनता कौन है, कैसे चुनाता है, तो वही आपको चर्चा किया है। तो देखिए इनकी चुनाव की जो पद्धति जो होती है ना, जैसे हम लोग जिनको विधानसभा, जैसे राज्य में क्या चुने, विधानसभा के लोग चुन गए, वही लोग राष्ट्रपति के चुनते हैं। जैसे हम लोग भी प्रतिनिधित्व कर दिए विधानसभा को, जो निर्वाचित सदस्य है वो चुनते हैं राष्ट्रपति को। हाँ, यानी हम लोग के तरफ से वो चुनते हैं, कहने का मतलब ये हो गया। ठीक है, और वही केंद्र में भी हम लोग करते हैं कि लोकसभा में जो हम लोग निर्वाचित करते हैं, तो जो हम लोग निर्वाचित करते हैं वही इसमें भाग लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है, मोटा मोटी यही जानना है कि इसमें जनता भाग नहीं लेती है प्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, इनका चुनाव जब भी होता है तो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, एकल संक्रमण मत के द्वारा होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। ये किस आर्टिकल का था, ये हो गया 55 आर्टिकल का था। 54 तक पढ़ चुके थे, ये 55 में इनकी पद्धति दिया गया कि राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया कैसे कैसे होती है, गुप्त मतदान के द्वारा, अप्रत्यक्ष मत के द्वारा, एकल संक्रमणी मत के द्वारा, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का जो चुना जाता है, यही आपको 55 में कहा गया कि चुनाव की प्रक्रिया कैसे होती। ठीक है, 55 यही कहता है। राष्ट्रपति के बारे में यहाँ तक कोई ज्यादा नहीं है। अब इनका कार्यकाल भी होता होगा, राष्ट्रपति का कार्यकाल भी तो होता है, जैसे ऐसे प्रधानमंत्री का कार्यकाल, ऐसे प्रधानमंत्री का तो चुनाव होता नहीं है, उनका मंत्रिपरिषद का चुनाव होता है। तो जैसे होता है ना कि कहने का नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भी कार्यकाल होता है, वित्त आयोग का कार्यकाल होता है, मुख्य निर्वाचन आयोग का कार्यकाल होता है, उसी तरह से राष्ट्रपति जी का भी कार्यकाल होता है। ठीक है, वही उनकी जो चर्चा है, तो 5 वर्ष के लिए मात्र राष्ट्रपति रहते हैं, ये भी ध्यान देना। ठीक है, कितने साल के लिए रहते हैं,
5 ईयर के लिए इनका चुनाव हो जाता है, ठीक है, ये समझना होगा, ठीक है। यही इनकी पद्धति 56 में कहा गया है कि 5 वर्ष के लिए जो राष्ट्रपति रहेंगे वो किस आर्टिकल का था, तो उनकी कार्य पद्धति कितने साल तक रहेगी, 56 की बात, ठीक है। अब आइए, क्या एक राष्ट्रपति, फिर से इसका एक्सप्लेन बढ़िया से करेंगे, अभी बस एक मोटा मोटी बता रहे हैं, फिर एक बार जब बताएंगे तब। अच्छा, क्या एक राष्ट्रपति जब चुना गए तो क्या फिर से वो राष्ट्रपति हो सकते हैं? कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर आज एक राष्ट्रपति आज चुने गए तो क्या वो राष्ट्रपति दूसरे कार्य के लिए भी रह सकते हैं? ऐसा है कोई नियम? तो कोई ऐसा नियम 2 बार क्या 4 बार भी रह सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि एक ही बार आप रहिएगा, ठीक है। जब उनका मत जब तक रहेगा वो रहते हैं, अगर सब लोकसभा या राज्यसभा या विधानसभा निर्वाचित सदस्य अगर चाहेंगे तो फिर तो वो रह सकते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा, यही एक ऐसे राष्ट्रपति रहे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति को पद को सुशोभित किया, ठीक है। तो यही है कि राष्ट्रपति के लिए ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है यूपीपीएससी से, आप जब पलटिएगा क्वेश्चन में देखिएगा कि राष्ट्रपति का जो चुनाव होते हैं क्या एक व्यक्ति सिर्फ एक ही बार बन सकता है? तो नहीं, ये कितनी बार भी बन सकते, ठीक है। यही है आपका राष्ट्रपति में। तो एक राष्ट्रपति चाहेगा तो बन सकता है, ऐसा हुआ नहीं है सिर्फ राजेंद्र बाबू को छोड़ करके, लेकिन रह सकते हैं 5 साल के बाद अगर खत्म होगा तो फिर 5 साल के लिए रह सकते हैं, ठीक है। तो यही है कि इसी में कहा जाता है 57 में पुनर्निर्वाचन, ठीक है। राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन किस आर्टिकल में है? तो 57 की तरफ, ठीक है। अब आइए 58, जितना आर्टिकल 58 क्या कहता है? 58 में देखिए ज्यादा नहीं है, राष्ट्रपति के बारे में बताता है कि योग्यता को, जैसे राष्ट्रपति के कौन कौन व्यक्ति जो न योग्य होते हैं जिनको राष्ट्रपति आप चुन सकते हैं, उनके लिए भी कुछ योग्यता होगा। क्या मान लीजिए हम लोग 18 वर्ष के लड़का है या 25 वर्ष का लड़का क्या राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता? नहीं। उसके लिए एक योग्यता के लिए एक पैटर्न दिया हुआ। एक तो पहला योग्यता होता है कि वो मिटा देते हैं, ठीक है। पहले एक बार देखते हैं क्वेश्चन में क्या ना कि योग्यता में क्या होता है इनका, कि एक तो ये पहला तो राइटिंग बढ़िया नहीं है मेरा, भारत का नागरिक होना चाहिए। पहले समझते हैं कि ये भारत का ही नागरिक, हाँ देखिए भारत का ही नागरिक होते हैं वही राष्ट्रपति बनते हैं, यही दिमाग में रखना। भारत के जो नागरिक होंगे उन्हीं को राष्ट्रपति चुना जाएगा, पहला टर्म, पहला। दूसरा क्या, इनके लिए राष्ट्रपति इतने बड़े पद हैं तो क्या पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? तो एकदम जरूरी है। जरूरी नहीं है कि आप पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, यही दिमाग में रखना कि क्या राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति को पढ़ा लिखा होना जरूरी है क्या? एकदम वहां पर बोलिएगा कि हम काट देंगे, नहीं है जरूरी, ठीक है। इनकी उम्र कितनी हो जाए, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने के लिए व्यक्ति की उम्र कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। बस दिमाग में ये विक्षिप्त, दिमाग से विक्षिप्त नहीं या पागलपन ये सब नहीं होना चाहिए, तो कॉमन सी बात है। तो मैं मेटा मोटा दिमाग में यही रखना है क्या कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए मतलब योग्यता में 35 वर्ष आपको होना चाहिए मिनिमम, पहला बात। भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है, कोई बात नहीं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक है। चलिए 59 कोई आर्टिकल में आज तक चर्चा नहीं है, बस ठीक है। 60 में बोलता है शपथ, शपथ की चर्चा है आर्टिकल, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो कहां लेंगे शपथ? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, सिंपल सी बात है। तो क्वेश्चन यहाँ पूछता है कि राष्ट्रपति की जो शपथ की जो चर्चा है किस आर्टिकल के तहत है, तो क्या आर्टिकल मानना है? आर्टिकल 60, ठीक है। अब आते हैं 61 के तहत क्या होता है आर्टिकल में। 61 में महाभियोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
अभी मतलब एक मोटा मोटी हम बता रहे हैं, फिर इसके बाद में 5 मिनट में आपको पूरा बढ़िया से एक्सप्लेन कर देंगे। 61 आर्टिकल 61 बहुत बार पूछे हुए क्वेश्चन कि जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की जो चर्चा है किस अनुच्छेद के तहत, पहले तो यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति की शपथ किस में चर्चा है, अनुच्छेद 60, ठीक है। अब आइए 61 में महाभियोग की चर्चा है, तो 61 में जो महाभियोग की जो चर्चा है तो कौन कौन महाभियोग में भाग लेता भैया, तो आप बोलिएगा कि जो निर्वाचन में जो लेता होगा वही महाभियोग लेगा। तो देखिए निर्वाचन में तो निर्वाचित सदस्य लेते थे, जैसे लोकसभा, राज्यसभा एवं विधानसभा द्वारा निर्वाचित जो सदस्य भाग लेते थे, तो क्या यही भाग लेंगे महाभियोग? तो नहीं, जरूरी नहीं। देखो मनोनीत भी होता है, देखिए अब मनोनीत वर्ड जो है ना, अब राज्यसभा में रह गए हैं 12 गो, ठीक है, लेकिन जो लोकसभा में और विधानसभा में इसको खत्म कर दिया गया, ठीक है। 104 संविधान संशोधन था शायद कि उनको हटा दिया गया, तो क्या हो गया खाली, तो याद रखना क्या कि क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग जो होता है वो कौन लगाता है, ठीक है। अब आइए कौन लगाते हैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। लोकसभा के सभी सदस्य, ठीक है, राज्यसभा के सभी सदस्य यही लगाते, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो चुनाव लेता था वो नहीं लगाता इसमें महाभियोग से ही छुटकारा रहता, लगता तो संसद के किसी सदन के द्वारा ही लगेगा, बात समझे नहीं। जैसे 61 के तहत जो महाभियोग जो लगेगा, महाभियोग मतलब उनको हटाने की बात कहा गया, मान लीजिए कोई संविधान का कुछ बात उल्लंघन कर दिए हो तो उन पे ही महाभियोग लग जाता है। तो कल को पूछेगा कि राष्ट्रपति पे जो महाभियोग जो होता है सदन के किस सदन के द्वारा पहले लाया जाता है, तो सदन के किसी भी सदन के द्वारा उठाया जा सकता है, पहला क्वेश्चन। फिर से पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पे जो महाभियोग जो लाया जाता है सदन के किस सदन, मतलब सदन के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है, तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग उनको लगेगा तो लगा सकता है, कोई भी सदन लगा सकता है, ठीक है। तो सिर्फ यही महाभियोग में कौन कौन भाग लेगा, तो लोकसभा का सभी सदस्य भाग लेता है और राज्यसभा का सभी सदस्य भाग लेता है, बस। इसमें विधानसभा नहीं, निर्वाचित में भले विधानसभा भाग लेता है लेकिन महाभियोग में भाग नहीं लेता है, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना, ठीक है। यानी हटाने की जब बात आएगा, चुनने में तो विधानसभा को ले लिया जाता है लेकिन हटाने में सिर्फ लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के सभी सदस्य का मतलब मनोनीत जो होते हैं वो भी इस पर महाभियोग लगाता है, लेकिन चुनाने में मनोनीत नहीं लेता है भाग, बस यही दिमाग में रखना, ठीक है। कॉन्सेप्ट हो गया, महाभियोग लग गया। अब महाभियोग कैसे लगता है इसकी प्रक्रिया है। देखिए क्वेश्चन पूछता है कि जो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग जो लगाया जाता है, ठीक है, तो कैसे, मतलब कि क्या कैसे लगता है। देखिए क्या होता है, मान लीजिए लोकसभा में पारित, मतलब लोकसभा के द्वारा लगाया गया, ठीक है, तो लोकसभा में उपस्थित जितने व्यक्ति होते हैं उसके कम से कम 2/3 बहुमत से अगर पारित होता है तभी आपको लगाया जाता है, तभी आपको आगे बढ़े, ठीक है। फिर हमारा राज्यसभा में भी जाएगा, वही प्रोसेस होता है। अगर उपस्थित व्यक्तियों का 2/3 बहुमत से पारित होता तब महाभियोग की प्रक्रिया लग जाती, ठीक है। और वही पूछेगा, क्वेश्चन पूछा हुआ कितने बहुमत से पारित होता है, तो 2/3 बहुमत से, उपस्थित जो व्यक्ति होते हैं उसके 2/3 बहुमत से पारित होता है। लेकिन कल के क्वेश्चन में यही पूछेगा कि कितने लोगों का हस्ताक्षर, ये भी पूछा हुआ है। बिहार एसएससी आप एग्जाम दीजिएगा तो ये भी क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, कि कितने लोगों की हस्ताक्षर की जरूरत पड़ती है। अगर राष्ट्रपति पे महाभियोग अगर लगाने के लिए कितने लोगों के हस्ताक्षर, 1/4 बहुमत की आवश्यकता होता है। 1/4 याद रखना इस बात को, हस्ताक्षर में 1/4। अगर बोलेगा महाभियोग हस्ताक्षर की बात बोलेगा तो 1/4, अगर राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने की बात बोलेगा तो 2/3 बहुमत से जो उपस्थित वो पारित होता है, ठीक है। लेकिन हस्ताक्षर वर्ड जब बोलेगा 1/4, हस्ताक्षर 1/4, अब बोलेगा इसे बहुमत से कितना देश से पारित होना चाहिए, तो 2/3 बहुमत से, ठीक है।
इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा कि जब राष्ट्रपति पे जब महाभियोग लगता है तो राष्ट्रपति को पहले सूचित किया जाता है कि कितने दिन पहले सूचित किया, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं। आप जाइएगा कि यूपीपीसीएस का क्वेश्चन आप पलट के देखिएगा, घटना उतना चक्र को पढ़िएगा तो उसमें भी ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगी। तो 14 दिन पहले उनको सूचित किया जाता है कि राष्ट्रपति पे महाभियोग लग रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कितने दिन पहले? 14 दिन पहले, ठीक है। चलिए, अच्छा, राष्ट्रपति का पद यही 62 में कहा गया कि कितने, मान लीजिए कोई राष्ट्रपति नहीं है, मान लीजिए उनका तत्काल उनका मृत्यु हो जाता है या किसी कारणवश उनका पद खाली रह जाता है या यहाँ नहीं है, मतलब किसी कारणवश अस्वस्थ है, तो जो कितने दिन तक उनका जो पद होता है ना वो खाली रह सकता है या चुनाव हो जाना चाहिए। 6 महीना के अंदर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, यानी राष्ट्रपति के पद के खाली रहने से 6 मंथ के अंदर ही चुनाव हो जाना चाहिए। यही 62 के 1 के आर्टिकल के तहत करता है, यही दिमाग में रखना होगा, ठीक है। यहीं तक इसका आर्टिकल के लिए होता है, फिर बताएंगे आप, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपसे आप चलेंगे फिर बढ़िया से कि कौन कौन राष्ट्रपति रहे, क्या क्या, पहले समझते हैं एक बार, फिर से जितना पढ़े हम उसको एक बार रिकॉल कर देते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होंगे? तो भारत का प्रथम नागरिक कौन होगा? ऑब्जेक्टिव टर्म में हम बता रहे हैं क्वेश्चन में, तो राष्ट्रपति सही है। क्वेश्चन पूछेगा दूसरा कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, किस आर्टिकल के तहत? तो 52 आर्टिकल के तहत कहेगा, ठीक है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होगी? तो राष्ट्रपति में निहित होगा। और संघ की कार्यपालिका शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित होता है किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 53 के तहत, ठीक है। चलिए अब ये कि राष्ट्रपति के चुनाव में, जब राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है, यहाँ पे हम रोकेंगे कि राष्ट्रपति की, मान लीजिए राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हो गया, कि कोई भी विवाद मतलब कुछ भी कि नहीं इतना वोटिंग मिला, फलना वोटिंग मिला, नहीं होता, तो जो विवाद होता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो उसका निपटारा कौन करता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे। फिर से क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जितना भी हम क्वेश्चन अभी तक हमने बताया है सारे क्वेश्चन आपको किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिले, ठीक है। पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई विवाद हुआ है, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद का निपटारा कौन करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में के विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करते हैं। क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं, बार बार हम बता रहे हैं। चुनाव में भाग कौन कौन लेगा? एक तो पहले लेगा लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य एवं राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, यही जो लेते हैं यही उनके चुनाव में भाग लेते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन को और ऐड कर दीजिएगा कि दिल्ली और पुदुचेरी है, ठीक है, उसके भी विधानसभा को बोला गया कि आप भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लीजिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर के भी विधानसभा को शामिल अभी नहीं किया गया, ये दिमाग में रखना है, कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना। आप दे सकता है कि 370 हटा तो सबसे जम्मू कश्मीर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या राष्ट्रपति के चुनाव में दिल्ली और पुदुचेरी द्वारा भी निर्वाचित सभी नहीं लेता है? कभी भी देखिएगा दिमाग में, तो दिल्ली और पुदुचेरी जो यूटी कंट्री होता है उसमें सब नहीं लेते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी लेता है। तो कल को पूछ देगा ये क्वेश्चन कि दिल्ली और पुदुचेरी के जो निर्वाचित जो सदस्य होते हैं तो किस मतलब किस संविधान संशोधन के तहत उनको जोड़ा गया था कि आप भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लीजिएगा, ठीक है, बता सकते हैं। 70 संविधान संशोधन 1992 के तहत दिल्ली और पुदुचेरी को बोला गया है कि आप भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लीजिए। जम्मू कश्मीर को भी शामिल नहीं किया गया, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। ठीक है, तो कौन कौन भाग लेंगे? लोकसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य एवं विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य
लोकसभा राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, ये आर्टिकल 54 में कहा गया कि कौन कौन भाग लेता है। ये आर्टिकल 54 बताता है कि 54 में कौन कौन भाग लेता है। अब यही 55 हम क्या बताए थे कि पद्धति क्या क्या होती है, राष्ट्रपति को चुनाव में कौन कौन पद्धति, कैसे चुनाते हैं राष्ट्रपति भाई, हम लोग तो नहीं चुनते हैं। वही बताए थे कि एकल संक्रमण मत के द्वारा, अप्रत्यक्ष मत प्रणाली के द्वारा, अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, गुप्त मतदान के द्वारा जो होता है, उनकी जो पद्धति, उनकी पद्धति जो दिया गया ये 55 में दिया गया। ठीक है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना हम बता चुके हैं, कल हमको क्वेश्चन ये पूछा हुआ, जितना भी हमने अभी तक बताया क्वेश्चन आप जाके एक बार पढ़ के, एक बार वीडियो देख के आप जाके क्वेश्चन को बनाइएगा, आपका एक एक क्वेश्चन लग जाएगा। क्वेश्चन आपसे यही पूछेगा कि राष्ट्रपति के जो चुनाव के जो है ना, मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। यही कार्यकाल की चर्चा 56 में दिया गया। ठीक है। ठीक है। अब आइए, वही था क्या, राष्ट्रपति एक ही बार बन सकते हैं कोई व्यक्ति नहीं, राष्ट्रपति जब जितना चाहेगा जितनी बार बनिए, कोई दिक्कत नहीं है। जिनका अगर मत है संसद का, अगर विधानसभा तो बनिए। जैसे राजेंद्र प्रसाद 52 से 62 में क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति का विधिवत चुनाव पहली बार कब हुआ, विधिवत चुनाव। ठीक है, 1952 में। और 1952 से 10 साल तक रहे थे राजेंद्र प्रसाद, ये दिमाग में रखना। यही एक व्यक्ति ऐसे रहे जो 2 बार अपने पद को सुशोभित किए हैं, बाकी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं हुआ जो 2 बार राष्ट्रपति बने हो। ठीक है, तो क्वेश्चन यही पूछेगा कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो अपने पद पर 2 बार अपने पद को सुशोभित किए हैं, तो यही है राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, बिहार से उनका जन्म है। ठीक है, अब ये हो गया। 57 में पुनर्निर्वाचन की बात कर गया। 58 में योग्यता, अभी जस्ट बताएं कि राष्ट्रपति के लिए योग्यता में ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना दिमाग में रखना कि इनकी आयु बहुत पूछता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए लड़ने के लिए आपकी न्यूनतम आयु कितनी वर्ष की होती है, तो न्यूनतम 35 वर्ष होना चाहिए। कोई व्यक्ति 18 वर्ष या 25 वर्ष में नहीं लड़ सकता चुनाव राष्ट्रपति का, 35 वर्ष होना जरूरी है। ये ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कितने चाहिए, तो 35 साल हमको कम से कम मिनिमम चाहिए। आप मैक्सिमम कितना भी रहिए, मैक्सिमम की कोई चर्चा नहीं। ठीक है, राष्ट्रपति के योग्यता में हो गया। शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यही शपथ बहुत बार चर्चा पूछा हुआ है कि राष्ट्रपति की जो शपथ की जो चर्चा है किस अनुच्छेद के तहत है, किस अनुच्छेद के तहत है, 60 में शपथ, 60 में शपथ, ये चर्चा है। दिमाग में रखिएगा, राष्ट्रपति की जो शपथ की जो चर्चा किस अनुच्छेद में है, तो 60 में है। कौन दिलाते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। ठीक है, अब हम बताए थे कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग क्यों लगेगा। मान लीजिए आप संविधान का उल्लंघन, मान लीजिए राष्ट्रपति ही है, तो मान लीजिए कुछ संविधान का उल्लंघन कर दिया, ठीक है, तो आप पे महाभियोग लगेगा। पद पे रहते हुए भले आप राष्ट्रपति हैं, लेकिन अगर आप संविधान का उल्लंघन करिए तो आप पर भी तो कार्रवाई हो जाएगी। तो वही कहता है महाभियोग, उनका वर्ड आया है महाभियोग, उनके लिए एक हटाने की बात आई है महाभियोग, समझे। यानी राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक तरीका होता है जिसका नाम है महाभियोग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कौन तो बोलता है ये कि राष्ट्रपति के महाभियोग में कौन भाग ले सकता है, किसके द्वारा महाभियोग में भाग ले सकता है, क्या विधानसभा के द्वारा लिया जा सकता है। हम अभी भी बताए थे, उस समय भी बताए थे कि विधानसभा सिर्फ निर्वाचित करता है, कभी भी उनको महाभियोग हटाने की बात को नहीं लाता। ठीक है, तो कौन लेंगे महाभियोग। यहाँ पे देखिए संसद उस समय निर्वाचित में क्या था, निर्वाचित सदस्य, लेकिन यहाँ पे मनोनीत भी जो सदस्य होंगे वो भी महाभियोग में रहते, यानी सभी सदस्य भाग, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य द्वारा महाभियोग लागू जा सकता है। यानी लोकसभा के सभी सदस्य के द्वारा महाभियोग लाइए और राज्यसभा के सभी सदस्य द्वारा लाइए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है कि चुनने में निर्वाचित होते हैं, लेकिन महाभियोग में सभी सदस्य, उनको हटाने में सभी का सहयोग चाहिए, मतलब सब लोग उस पर वोटिंग करता है कि हाँ इनको हटाना। यही एक क्वेश्चन पर दिमाग में हमेशा रखना। ठीक है, ठीक है, तो देखिए, तो महाभियोग जब भी लेगा तो राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगाता है। अब ऑब्जेक्टिव टर्म में क्वेश्चन पूछता है क्या कि राष्ट्रपति पे महाभियोग कौन लगाता है,
तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि कैसे पारित होगा कि महाभियोग कैसे, मान लीजिए संसद द्वारा, मान लीजिए लोकसभा में गया, तो लोकसभा में कैसे पारित होगा, तब ना राज्यसभा में जाएगा। तो लोकसभा में मान लीजिए उपस्थित मान लेते हैं कि उपस्थित मान लेते हैं कि 33 गो, मान लीजिए 33 गो है, हटाइए व्यक्ति है मात्र, ऐसा तो 2/3 बहुमत से कम उपस्थित बना 11 से 22 व्यक्ति से अगर पारित होगा तब, यानी कि 2/3 बहुमत होना चाहिए आपको। ठीक है, बात समझ गए। जैसे कि फिर से समझिए, मान लीजिए 60 व्यक्ति लोकसभा में उपस्थित है, उपस्थित के बारे में बात करें, तो उसका हमको 2/3 बहुमत चाहिए। काटेंगे तो 20 या 60, 20 दूनी 20 या 30, 20 दूनी 40, 40 व्यक्तियों का आपका समर्थन हो गया, तो आप महाभियोग की पारित हो जाएगा, मतलब कि राज्यसभा में जाएगा। फिर राज्यसभा में जितना उपस्थित होंगे, अगर 2/3 बहुमत से भी पारित कर दिया तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लग गया, वो हट गया। यही होता है 2/3 बहुमत। लेकिन बोलेगा है मतलब हस्ताक्षर, सिग्नेचर कितने व्यक्ति को होता है? 1/4। ठीक है, कितने के? 1/4। ये दिमाग में रखना कि 1/4। ठीक है, ये समझना होगा कि 1/4। बार बार ये क्वेश्चन दिमाग में रखिएगा कि हस्ताक्षर कितने लोगों का चाहिए, हस्ताक्षर कितने लोगों का चाहिए, हस्ताक्षर कितने लोगों का चाहिए, यही दिमाग में रखना कि 1/4, यही दिमाग में सबसे ज्यादा होता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट कि 1/4 आपको हस्ताक्षर चाहिए। ठीक है, और 2/3 बहुमत क्या चाहिए? उपस्थित जो होते हैं, उपस्थित व्यक्ति के लिए। ठीक है, यह समझना होगा। ठीक है, यह समझना होगा, उपस्थित में 2/3, हस्ताक्षर में 1/4। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन को, राष्ट्रपति की क्षमा आदि भी शक्ति होता है क्या? क्या राष्ट्रपति किसी की फांसी को समाप्त कर सकते हैं? कहीं नहीं कर सकते। नहीं देखते हैं कि कितना लोगों का फांसी माफ हो गया, कितना का उम्र कैद भी था वो माफ कर दिए, होता है ना। एक द्रौपदी मुर्मू जी का जब बनी थी तो उनका बहुत बढ़िया स्टेटमेंट था, जब वो पहली बार बनी थी तो गए थी, संबोधित जब करी थी IAS IPS को, तो एक बात बोली थी, बहुत अच्छी बात बोली थी कि हम लोग सबसे पहले ये देखें कि कौन व्यक्ति निर्दोष है। हम लोग के हाथ ऐसे लोगों का सजा ना हो जाए जो वाकई में वो निर्दोष व्यक्ति है। एक बहुत बढ़िया उस समय चर्चा में थी, उस समय हम उनका वीडियो भी देखे थे। तो इनके बारे में जानते हैं कि राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति में क्या क्या आता है, क्या क्या एक जो होता है ना कि क्षमा शक्ति में क्या क्या आता है। पहला क्वेश्चन समझते हैं, क्षमा से लगता है क्षमा, क्षमा मतलब 5 तरीके का ये क्षमा करते हैं, मतलब 5 तरीका का इनका कार्य होता है। राष्ट्रपति की पहले क्वेश्चन पूछेगा, राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की जो शक्ति है किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल अनुच्छेद, किस अनुच्छेद के तहत होता है? 72 के तहत होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 72 के तहत पहला क्षमा में आता है क्षमा, मतलब कि अगर आपको फांसी दी है तो आपको पूरी तरह से हटा देंगे, जाइए आप निर्दोष थे, आपको गलत तरीके से फंसा दे, आपको पूरी तरह से क्षमा, पूरी तरह से क्षमा, यानी क्षमा मतलब पूरी तरह से। ठीक है, दूसरा ये एक क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, एक होता है परिहार, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, 5 तरीके का था। ठीक है, एक क्षमा हो गया, एक परिहार हो गया, एक होता है लघुकरण। ठीक है, एक चौथा होता है प्रविलंबन, प्रविलंबन, प्रविलंबन। ठीक है, क्षमा, परिहार, लघुकरण, प्रविलंबन। और एक होता है परिहार में एक पूरी तरह से जब अपंग व्यक्ति हो जाते हैं उनको क्या कहा जाता है? पहले देखते हैं, पहले आराम से देखते हैं। क्षमा, क्षमा के अंतर्गत होता ना पूरी तरह से समाप्त करना। आप मान लीजिए कोई क्राइम करके नहीं गए, मान लीजिए उनको, राष्ट्रपति को अगर लगता है ये व्यक्ति वास्तव में निर्दोष था या आपके छोटा सा कोई माइनर था जिसको उतनी सजा लायक नहीं थी व्यक्ति को,
तो आप पूरी तरह से आपको समाप्त कर दिया जाता है, आप पूरी तरह से आजाद हो जाते। यानी कि हम पहले उम्र कैद थे, राष्ट्रपति की नजर हम पे गई, हम नहीं निर्दोष थे, हमको गलत तरीके फंसा दिया, तो पूरी तरह से हमको हटा देगा, यानी क्षमा, आप जाइए, पूरी तरह से क्षमा हो गया, आप आजाद, आप घूमिए। ठीक है। एक होता है परिहार, एक होता है प्रविलंबन, एक होता है लघुकरण, एक होता है क्या कि जैसे कोई महिला गर्भवती अगर महिला होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, तो उसके लिए वर्ड दिमाग में भूल गए हैं, बता रहे हैं, परिहार वर्ड को देखते हैं। देखिए परिहार वर्ड से क्या जानता है, एक लघुकरण। लोग यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं, यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन करते हैं। ये लघुकरण का मतलब लोग को लगता है ना कि जो सजा होगा ना उसको हम कम कर देंगे, यानी कि 10 साल की जो सजा हमको अगर मिला है तो हमको 5 साल पे कर देगा। यहाँ पे खाली गड़बड़ा देंगे आप लोग। क्षमा मतलब तो समझ में आता है कि पूरी तरह से क्षमा हो गया। ठीक है। परिहार का मतलब यहाँ पे ये बार बार हम बोल रहे हैं कि परिहार और लघुकरण में बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है। ठीक है। यहाँ पे आज हम क्लियर कर देंगे परिहार। देखिए लगता है लघुकरण, लेकिन लघुकरण लगता है कि हमको एज को कम, मतलब कि जो सजा का है ना, सजा को हमको कम कर दिया जाएगा, यानी 10 साल है तो 5 साल नहीं। परिहार में ये वर्ड किया जाता है। मान लीजिए परिहार में आपको 10 साल की कोई सजा मिला है तो आपको घटा के 5 साल कर देगा, ये होता है परिहार। समझे। क्षमा क्या था, क्षमा में आपको पूरी तरह से समाप्त कर दिया, आप कुछ भी क्राइम कीजिए मतलब नहीं किए हैं, मतलब लगता है राष्ट्रपति को आपने कुछ नहीं किया तो आपको पूरी तरह से आप आजाद हैं। परिहार में हमने क्या बोला है कि परिहार और यहाँ पे जो लघुकरण, यही दोनों में कंफ्यूजन होता है। परिहार और लघुकरण, देखिए लघुकरण पहले समझते हैं। लघुकरण वर्ड से लगता है क्या ना कि हमको अगर 10 साल की सजा हुई है तो राष्ट्रपति की नजर पड़ेगी, अगर हम अच्छा कार्य करेंगे जेल में भी तो हमको 5 साल कर देंगे, नहीं, ये लघुकरण का नहीं होता है, ये होता है परिहार में। परिहार में क्या होता है, अगर आपको 20 साल की सजा हो गई है तो आपको हटा के 10 साल कर दिया जाएगा। ठीक है। मान लीजिए सजा की प्रकृति में कोई चेंज नहीं होगा, मान लीजिए आपको कठोर कारावास की सजा है, प्रकृति में नहीं चेंज करता, खाली क्या करता है, समय को कम कर देता है। मान लीजिए आपको कठोर सजा है, ठीक है, 10 साल का, तो आपको राष्ट्रपति का तो कठोर सजा तो रहेगा ही आपके लिए, लेकिन खाली 10 के जगह पे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 वर्ष के लिए छूट, जो भी अपना उनको लगेगा। तो परिहार, देखिए क्षमा पूरी तरह से समाप्त। परिहार में क्या होता है कि सजा के प्रकृति को बदले बिना, मान लीजिए सजा की प्रकृति का मतलब हो गया कि मान लीजिए आपको सजा जो दे दिया गया है वो आपको कठोर कारावास की सजा है 10 साल की, ठीक है, लेकिन आपको उसको घटा के क्या कर देगा, 5 साल कर देंगे, 2 साल कर देंगे। तो उसकी सजा की प्रकृति को चेंज किए बगैर उसकी समय सीमा को अगर घटा देता है तभी कहलाता परिहार। बात को समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर हम थोड़ा समय देंगे, इसी का बात को समझिए। क्षमा जो होता है वो पूरी तरह से क्षमा, यानी पूरी तरह से समाप्त आप कर दीजिए, पूरी तरह से आजाद हो। क्षमा मतलब क्षमा नहीं होता कि जाओ भाई तुमको क्षमा किए, ठीक है। परिहार में क्या होता है, और यहीं पे समझना होगा परिहार, फिर हमको लघुकरण, लघुकरण और परिहार में खाली लघुकरण को पलट देना है परिहार में, ठीक है। परिहार में क्या होता है, लघुकरण पहले समझ लिए, अब देखिए लघुकरण को पहले समझते उसके बाद परिहार को समझिएगा। लघुकरण लगता है कि छोटा करना, लेकिन छोटा नहीं करता। इसमें क्या होता है ना, सजा की प्रकृति को चेंज किया जाता है। मान लीजिए आपको फांसी की सजा मिल गई, आपको चलिए फांसी की सजा मिल गया तो लगेगा कि नहीं यार इसको फांसी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा कठोर कारावास दो, फांसी नहीं दो, कठोर कारावास दो, ये होता है लघुकरण। फिर से हम बार बार कहते हैं, ये दरोगा में भी आप 2446 का जब मेंस क्वेश्चन पढ़िएगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बताए किसी ना किसी एग्जाम में पूछा ही, ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ऐसा ही बता रहे हैं, आप जाके पलट के देखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन पहले तो यहाँ से पूछा हुआ, और ये वाला क्वेश्चन जो चारों पांचों जो पूछा हुआ है आपको यूपीपीएससी में भी पूछा हुआ, ठीक है। देखिए लघुकरण का मतलब क्या हो गया, फिर से समझते हैं। लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण देखने से लगता है कि अच्छा सजा के एज को घटाएगा, एज नहीं, इसकी प्रकृति को चेंज कर देता है। मान लीजिए लघुकरण
सजा की प्रकृति को चेंज कर देने का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको फांसी की सजा मिला है तो आपको कठोर कारावास कर देगा। हाँ, मतलब प्रकृति चेंज हुआ। मान ली फांसी आपको पड़ने वाला था, लेकिन चलो इनको लगेगा कि नहीं फांसी नहीं पड़ना चाहिए, कठोर कारावास कर देगा। ठीक है, यही होता है लघुकरण। ठीक है, और इसी का अपोजिट कर देना प्रविलंबन। तो प्रविलंबन में क्या होता है कि समय को चेंज कर देता है। मान लीजिए आपको 10 साल की कारावास हो गई है, बढ़िया, तो अगर 10 साल का अगर कठोर कारावास है तो कारावास कठोर तो रहेगा ही रहेगा, खाली एज मतलब जो समय है वो सीमा घट जाएगा। मान लीजिए 10 साल है तो आपको बोलेगा नहीं इसको 5 साल कर दीजिए कठोर कारा। ये होता है प्रविलंबन, परिहार। ठीक है, एक दिमाग में आ गया विरामावस्था। ठीक है, देखिए ये चारों 5 क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, समझते हैं। देखिए, क्षमा का मतलब पूरी तरह से समाप्त कर देना। ठीक है, हम अभी जस्ट पढ़े परिहार, एक होता है लघुकरण। तो लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण में क्या होता है ना, सजा की प्रकृति को चेंज करते हैं। सजा की प्रकृति को चेंज करते हैं। मान लीजिए आपको फांसी की सजा, इसे एग्जाम्पल के तौर पर चलिए, हमको सजा की प्रकृति में हमको फांसी दे रहा था लोग, राष्ट्रपति को लगेगा कि नहीं ये व्यक्ति को फांसी नहीं देना है, इसको मान लीजिए कठोर कारावास कर दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। ठीक है, तो उसकी सजा की प्रकृति चेंज हो गई, मतलब फांसी था कठोर कारावास हो गया। ठीक है, ये हो गया लघुकरण। अब यहीं पे आ गया परिहार। परिहार में क्या होगा कि एज को डिफरेंस को कम कर देगा, मतलब समय को कम कर देगा, लेकिन प्रकृति वही। मान लीजिए परिहार में क्या बताए, आपको 10 साल कठोर कारावास की सजा है। ठीक है, अब कठोर कारावास 10 साल का दे दिया तो कठोर कारावास आपको रहेगा, लेकिन जो 10 साल था, जो आपको एज 10 साल दिया था क्या गया, उसको 5 साल कर देगा। प्रकृति में कोई चेंज नहीं होगा, खाली आपकी समय सीमा को कम कर दिया जाए। बात को समझे, बात को समझिए। यही दो में ज्यादा लोगों को कंफ्यूजन होता है। ठीक है, लघुकरण का फिर से एक बार बोल देते हैं बात, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूजन होगा, कभी भुलाइएगा नहीं। ठीक है, लघुकरण में क्या होता है, लघुकरण लगता है लघुकरण यानी कि समय को घटाएगा, लेकिन समय को नहीं घटाता, इसकी सजा की प्रकृति को चेंज कर दिया जाता है। लघुकरण का मतलब एग्जाम्पल से पकड़ना, लघुकरण बोला गया था, बोला था वो लड़का, मतलब कि अगर हमको फांसी मिल रहा है, फांसी था अब हमको कठोर कारावास कर दिया, ये है लघुकरण, यानी कि प्रकृति को चेंज कर दिया। ठीक है, और परिहार में क्या था कि हमको मान लीजिए कोई हमको 10 साल का कठोर कारावास है, हमको कठोर कारावास तो रहेगा, लेकिन जो 10 साल का था, जो समय सीमा था, उसको कम कर दिया गया। बस यही है क्वेश्चन। ठीक है, विरामावस्था एगो याद रखना, प्रविलंबन। विरामावस्था का मतलब समझ लेना है क्या ना, कि विरामावस्था का मतलब, विराम अवस्था का मतलब मान लीजिए कोई जैसे लड़की लोग भी, औरत लोग भी तो जेल में रहती है, अगर उस कंडीशन में आ गई, मानी प्रेग्नेंट है, तो महिलाओं को तो नहीं दे, क्योंकि उनके साथ तो बच्चा है, तो उनको तो फांसी की सजा या कुछ नहीं दिया जा सकता है। अभी नया केस चर्चा में था नहीं, यूपी की कोई केस थी, जो महिला नरगिस क्या नाम था अभी ध्यान में नहीं है, उनको शायद फांसी की सजा सुनाने वाला था। तो यही कहना चाहता, मान लीजिए अगर प्रेग्नेंट होती तो सरकार को अगर चेक होता है सब कुछ वहां पे, तो उनको लगेगा, तो उसी कंडीशन में क्या विरामावस्था होता है, मतलब उनको विराम लगा दिया जाता है। मान लीजिए बच्चे को जब तक वो जन्म नहीं देंगी तब तक उन पे कार्रवाई नहीं होगी। कहने का मतलब समझे ना, मान लीजिए अगर कोई महिला गर्भवती है, तो अगर लगेगा जेलर वहां पर जो लोग मेडिकल जो जज करते कि ये महिला प्रेग्नेंट है, तो उस कंडीशन में विरामावस्था, एक क्षमा राष्ट्रपति को लगता है कि नहीं इनको नहीं मिलेगा भी कुछ भी, मतलब कि बच्चे को जन्म देंगे तभी। ठीक है, वही होता है विरामा। मान लीजिए कोई विकलांग व्यक्ति है, तो नहीं कोई अपंग व्यक्ति अगर है, तो उनके लिए भी विरामावस्था है। ठीक है, अब प्रविलंबन वर्ड आ गया, यही दो में प्रविलंबन, देखना प्रविलंबन, लंबन थोड़ा सा लंबा खींच देना, प्रविलंबन का नहीं तो प्रविलंबन। लंबन का मतलब क्या है, यही क्वेश्चन आपको दरोगा 2446 का मेंस क्वेश्चन है। कुछ दिन के लिए टाल देना, कुछ दिन के लिए। मान लीजिए फांसी लग रहा है आज, मान लीजिए फांसी लगने वाला 2 दिन बाद या कल ही लगने वाला है, तो उनको बोलेगा कि कल नहीं लगेगा, 10 दिन के बाद लगेगा। यही होता प्रविलंबन। ठीक है,
बढ़िया क्वेश्चन है। फिर से 5 प्रकार का राष्ट्रपति को क्षमा आदि की जो शक्ति है वो 5 प्रकार की है। पहला, क्षमा, पूरी तरह से समाप्त करना। लघुकरण, लघुकरण का मतलब होता है सजा की प्रकृति को चेंज करना। अगर हमको फांसी की सजा है तो हमको मान लीजिए कठोर कारावास कर देगा, ठीक है। परिहार, इसी में तीसरा टर्म आता है। परिहार में क्या होता है कि सजा की प्रकृति को चेंज किए बगैर समय सीमा को घटाता है, यही होता है परिहार, ठीक है। तीसरा टर्म हो गया। अब आ जाइए, अगर यही था, एगो था, हो गया क्लियर। एक था क्वेश्चन में तो परिहार हो गया। अब ये प्रविलंबन, मतलब कि प्रविलंबन मतलब कुछ दिन टाल देना। मान लीजिए फांसी लगने वाला कल, तो 5 दिन बाद टाल लेते हैं, यही होता है प्रविलंबन, ठीक है। अब आ जाइए, मान लीजिए एगो था कि एगो क्या था विरामावस्था। तो विरामावस्था तो पकड़े विराम देना, मतलब समझे, कोई महिला अगर प्रेगनेंसी में है तो उनको, या कोई विकलांग व्यक्ति, तो उस कंडीशन में ये चीज लागू होता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की जो शक्ति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 72 पहला टर्म। दूसरा 72 टर्म है, और दूसरा ये याद रखना है कि कौन कौन है। तो ये होता है, कटर होकर क्वेश्चन दे देगा कि राष्ट्रपति की जो शक्ति होती है, मतलब राष्ट्रपति की जो क्षमा आदि की शक्ति में क्या इनमें से कौन शामिल नहीं है, तो दे देगा, ठीक है। कोर्ट मार्शल का भी ये क्षमादान कर सकते हैं राष्ट्रपति, ये भी दिमाग में रखना है, ठीक है। कोर्ट मार्शल का भी जो होता है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। जब राज्यपाल पढ़ेंगे आर्टिकल 161 के तहत, तो उनके बारे में ध्यान रखना है कि क्षमा पूर्ण, मतलब बताएंगे जब राज्यपाल जब पढ़ेंगे तो उनकी क्या क्या शक्तियां हैं, और राष्ट्रपति की जैसे तो उनकी शक्ति नहीं हो सकती है, तो उनको जब राज्यपाल चलेंगे तो उसके बारे में हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आपको तो पहले यह समझना होगा कि क्षमा, परिहार, प्रविलंबन, लघुकरण, विरामावस्था, यही हमारे 5 तरह की ऐसे क्षमा आदि की शक्ति से राष्ट्रपति को वर्णन किया गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं कि यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन बता देते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछता है, ठीक है। क्या एक क्वेश्चन हमको ये बता दीजिए कि अच्छा, राष्ट्रपति जो त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, ठीक है। फिर अब आएंगे क्वेश्चन पे कि कौन कौन राष्ट्रपति कहाँ कहाँ कौन कौन सुशोभित किए हैं, ये जानना जरूरी, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या राष्ट्रपति जो होते हैं, मान लीजिए उनका मन हुआ कि नहीं हमको अब त्याग पत्र दे देना, तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं, ठीक है। ये उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कल तो पूछेगा कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? उपराष्ट्रपति को देते हैं, पहला क्वेश्चन। अगर बोलेगा कि उपराष्ट्रपति के पास गया त्याग पत्र जो दिया, ठीक है, 65 के तहत वो उपराष्ट्रपति इसका कार्य करता है, 65 के तहत। चलो कि ये पूछ लेगा कि जो उपराष्ट्रपति का जब त्याग पत्र है तो ये खबर किसको सबसे पहले देते हैं? तो लोकसभा के अध्यक्ष को। ये भी दिमाग में रखना है, यानी कि राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करके देते हैं? उपराष्ट्रपति को, ठीक है। उपराष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति जो त्याग पत्र देते हैं तो उसकी खबर सबसे पहले किसको दिया जाता है? तो किसको देंगे? यही लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक है। ये दिमाग में रखना, ठीक है। हाँ, अच्छा ये बताइएगा कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनके जगह पर कौन? मान ले राष्ट्रपति का पद खाली है तो उनके जगह पर कौन कौन कार्य करेगा? राष्ट्रपति का अगर पद के खाली होने पर वो कौन भाग लेता है, कौन वहां पर रहते हैं, मतलब उनके जगह पर कौन कार्य कर सकते हैं? तो याद रखना है उपराष्ट्रपति लेते हैं उसमें भाग। मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है तो उनका पद तो खाली रह गया, तो उपराष्ट्रपति तो होंगे, तो उपराष्ट्रपति उनके कार्य को संभालेंगे, ठीक है। मान लीजिए एक ही टाइम में राष्ट्रपति का भी पद खाली है उपराष्ट्रपति का भी पद खाली है, तब उनके जगह पर कौन कार्य करेगा? अगर राष्ट्रपति अगर उपराष्ट्रपति दोनों का अगर पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। यह दिमाग में रखना है। राष्ट्रपति का अगर पद खाली है तो उपराष्ट्रपति उनके जगह पर कार्य करेगा। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, यानी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का दोनों पद का अगर खाली है तो उनके जगह पर कौन करेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश करेंगे, ठीक है। अब चलिए
यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ, तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ। राष्ट्रपति नहीं रहने पे कौन कार्य करता है, तो उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति भी नहीं रहने पर तो कौन करता है, वो भी पूछा हुआ। और उपराष्ट्रपति मतलब सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो भी नहीं रहे, मान लीजिए एक ही समय में तीनों पद खाली, तो अब कौन करेगा भैया, कौन करेंगे उसके बाद? तो आराम से राष्ट्रपति जब नहीं है तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर तीनों पद खाली नहीं है तो कोई भी सर्वोच्च न्यायालय के कोई तो वरिष्ठतम सदस्य होंगे ना जी, सर्वोच्च न्यायालय के कोई तो वरिष्ठतम सदस्य होंगे, वही उसका अध्यक्षता करेंगे। ये याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चन को दिमाग में रखना कि राष्ट्रपति जब नहीं रहेंगे तो उपराष्ट्रपति, अगर दोनों पद खाली है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, अगर वो तीनों नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वरिष्ठतम सदस्य होंगे वही भाग लेते हैं। ये सब क्वेश्चन को दिमाग में रखना, ठीक है। चलिए कुछ कुछ दिमाग में क्वेश्चन आएगा जो ऑब्जेक्टिव टर्म में ये बताते चलेंगे। ये भी आपको पूछा हुआ कि कौन भाग लेते हैं, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन दरोगा का भी क्वेश्चन आप जाइएगा तो देखिएगा 2446 में बता रहा हूँ। दो क्वेश्चन तो यहीं से राष्ट्रपति के बारे में पूछ दिया था मेंस में कि तीनों सेनाओं का जो प्रधान होता है वो कौन होता है। तीनों सेना, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, तीनों ना है जी। तो तीनों सेनाओं का जो प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ कि तीनों सेनाओं का जो प्रधान कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। अब इससे ज्यादा क्वेश्चन अभी राष्ट्रपति के बारे में, तो हाँ एक क्वेश्चन को दिमाग में रखिएगा, एक और क्वेश्चन बनता है जब राष्ट्रपति के जब कोई चुनाव लड़ा, ठीक है, कोई चुनाव लड़ते हैं नहीं, जो भी खड़ा करता है अपना जो पार्टी यूपीए या जो भी, अभी हम किसी का नाम नहीं लेंगे, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, जब वो चुनाव में भाग लेते हैं, क्या राजन जी, जब राष्ट्रपति के जब कोई चुनाव में कोई भागदोस्त आ गए थे, इसलिए थोड़ा सा माफी चाहते हैं। जब जैसे राष्ट्रपति का जैसे चुनाव में कोई दो वो उम्मीदवार खड़ा होता है, देखते हैं, मान लीजिए अभी इधर से खड़ा हुए थे वो भैरव सिंह शेखावत, उधर से अभी थे ना भैरव सिंह शेखावत या कोई भी थे, मतलब दो चुन अभी कांग्रेस खड़ा कर देगी, जो यूपीए की सरकार होगी, इंडिया का जो भी हो सरकार जब खड़ा होती है, दो वो पार्टी खड़ा हो जाती है, राष्ट्रपति इधर से इधर से, दोनों तरफ से मत होता है। अगर मत पूरे मत का अगर 1/6 अगर हमको नहीं मिलता किन्हीं राष्ट्रपति को, तो जमानत जब्त होता है। यहाँ पे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर क्वेश्चन पूछता है। मान लीजिए दोनों अपनी पार्टियां अपने अपने राष्ट्रपति या अपने अपने उम्मीदवार को खड़ा करती है, ठीक है, जो ठीक है, जब दो वो उम्मीदवार जब खड़ा होंगे तो मान लीजिए दोनों को वोटिंग पड़ेगा, लेकिन एक वो वोटिंग को ज्यादा पड़ेगा, एक बहुत कम, जितना वोटिंग पड़ा अगर उसका 1/6 अगर किसी व्यक्ति को नहीं मिलता तो वहां पे जमानत जब्त होने की गुंजाइश हो जाती है। यहीं पे वो क्वेश्चन पूछता है, और इस बार मैं बता देता हूँ 2213 का मेंस नहीं 1275 का पीटी का क्वेश्चन आप जाके देखिएगा कि राष्ट्रपति की जो जमानत की राशि कितनी होती है, राष्ट्रपति की जो जमानत की जो राशि होती है वो कितनी होती है, तो 15,000 रुपया, ठीक है। ये क्वेश्चन को दिमाग में रखना कि राष्ट्रपति की जो जमानत की जो राशि है वो कितनी होती है, तो 15,000 की होती है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की जो जमानत की राशि कितनी होती है, तो 15,000, ये एकदम 110% दिमाग में रखना, ठीक है, ठीक है। अब आइए, अच्छा इसमें क्वेश्चन छूट गया था क्वेश्चन कि इसमें कितने प्रस्तावक या कितने अनुमोदक होते हैं, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव में कितने प्रस्तावक और कितने अनुमोदक होते हैं, तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं, ठीक है। फिर से हम क्वेश्चन के बाद रिपीट कर रहे हैं, देखिए हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को आपको क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो समझिएगा कि राष्ट्रपति के जब चुनाव में जो जमानत राशि कितनी होती है, तो 15,000 रुपया, पहला क्वेश्चन। 1/6 बहुमत अगर मत नहीं प्राप्त करते हैं तो पहला टर्म। दूसरा कि राष्ट्रपति में कितने प्रस्तावक या कितने अनुमोदक होते हैं, तो 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होते हैं। बात तो ये याद है, ठीक है, ठीक है, समझिए बात को।
अभी बहुत राष्ट्रपति बहुत लंबा चैप्टर है, ठीक है, उसके लिए अभी दूसरा जब आएंगे तब बताएंगे कि उनकी वीटो शक्ति क्या है, फलना फलना जो होता है, किनकी नियुक्ति करते हैं, किनकी नियुक्ति नहीं करते हैं, किनको सदन के पटल पर रखवाया जाता है। जब नेक्स्ट क्लास होगी तो हम उसमें पूरा बढ़िया से क्लियर कर देंगे, ठीक है। फिर से एक बार हम थोड़ा सा जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो आपको पूरा बढ़िया से क्लियर कर देंगे कि एक बार और दोहरा देंगे। अब हम ऑब्जेक्टिव में फिर से देखिए क्वेश्चन में पूछता क्या है, एक क्वेश्चन देखिए लिख लीजिएगा, वीडियो को देखने से को 2 बार 3 बार रात में भी अगर हेडफोन लगा के अगर थोड़ा सुनिएगा तो हमको लगता है कि कुछ ना कुछ फायदा जरूर करेगा। हमको उम्मीद है कि थोड़ा सा फायदा करेगा। मान लीजिए नहीं मन है तो एक वीडियो, मान लीजिए खाना भी बना रहे हैं तो थोड़ा वीडियो चालू कर लिए, तो कुछ कुछ टर्म जो होगा हो सकता है दिमाग में चला जाए, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में आता है क्या कि राष्ट्रपति के बारे में तो पढ़ लिए, यहाँ अब आते हैं। अच्छा, भारत के अब चलिए अब क्वेश्चन आते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन क्या बने हैं उसको पढ़ लिए, ठीक है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन बने, पहला तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति कौन बने, तो यही याद रखना कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पहले राष्ट्रपति बने, ठीक है। वो बिहार से राज्य से बिलोंग करते थे, ये दिमाग में रखना, ठीक है। बिहार राज्य से बिलोंग करते थे, यही दिमाग में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, तो हमारे राजेंद्र बाबू, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ठीक है। 2 बार टर्म में रहे, 52 से 62, ठीक है। वही एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो लगातार दूसरे कार्यकाल के रहे, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रपति का कभी कभी क्रम सजाने के लिए दे देता है, ठीक है। इनमें से कौन से ऐसे राष्ट्रपति है ना जो क्रम के तरीके से आए हैं, ठीक है। तो देखिए एक क्वेश्चन में दिमाग में रखिएगा ना क्या कि हमको इतना क्वेश्चन को समझना होगा कि कितने पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति जो होते हैं ना 3 गो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, ये बहुत सुंदर क्वेश्चन है, ठीक है। राष्ट्रपति जो कार्यवाहक जो बने हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। कितने राष्ट्रपति ऐसे जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, तो 3 गो राष्ट्रपति ऐसे रहे जो कार्यवाहक रहे, ठीक है। पहला आराम से बीबी गिरी, पहला क्वेश्चन पूछेगा बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, तीसरा टर्म में आ जाता है बीडी जती। यही 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति के, आपको जो राष्ट्रपति हुए वो मतलब कि कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक का मतलब अगर कोई व्यक्ति नहीं है, अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो आपको उसके जगह पे मान लीजिए अब कुछ दिन के पद खाली है तो 2 महीना के लिए वो आगे, उन्हीं को कार्यवाहक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा बीबी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह और तीसरा में बीडी जती, ठीक है। ये 3 टर्म बना, आप कुछ ज्यादा नहीं है, जल्दी कर देते हैं क्लियर। तो पहला आपका जो क्वेश्चन होगा कि पहले राष्ट्रपति कौन थे, तब क्रम सजाने के लिए आ गया, ठीक है। पहला आ गया राजेंद्र प्रसाद, पहले में राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। चलिए दूसरे में कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दिमाग में रखना, ठीक है। दूसरे में कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। तीसरा में क्वेश्चन पूछेगा क्या, ठीक है। पहला आराम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, फिर जिक्रा में तीसरा में हो गया जाकिर हुसैन, मतलब हम क्रम बता रहे हैं, जाकिर हुसैन। ऐसा जाकिर हुसैन के बाद फिर तुरंत बीबी गिरी बनाए थे, क्योंकि जाकिर हुसैन क्वेश्चन ये भी बनता है कौन से ऐसे राष्ट्रपति जो हुए हैं जो अपने पद पे रहते हुए उनकी मृत्यु भी हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 2 ऐसे राष्ट्रपति हुए जिनको पद पे रहते उनकी मृत्यु हो गई थी, एक जाकिर हुसैन थे, एक फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। ये दिमाग रखना, ठीक है। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कह सकते हैं जाकिर हुसैन, ठीक है। पहले समझते हैं, पहला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आराम से देखिए पहला में कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला, आराम से। दूसरा में डॉक्टर राधे कृष्ण, एस राधे कृष्ण दूसरा था। फिर तीसरा में हो गया क्योंकि जाकिर हुसैन था तीसरा में। चौथा में था बीबी गिरी, 5वां में था फखरुद्दीन अली अहमद, यही फखरुद्दीन अली अहमद भी पद पर रहते हुए मर गए थे, ये भी दिमाग में रखना होगा। एक जाकिर हुसैन रहे थे, एक फखरुद्दीन अली अहमद, दोनों पद पर रहते हुए बेचारा मृत्यु हो गई। क्वेश्चन पूछेगा आपसे, फिर से बोलते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरा, तीसरा में जाकिर हुसैन, चौथा में बीबी गिरी, 5वां में आपको हो गया अभी जस्ट बीबी गिरी जब आए, मतलब कि जाकिर हुसैन के बाद बीबी गिरी, क्योंकि वो पद पे मर गए थे तो उन्हीं के जगह पे बीबी गिरी को बना दिया गया, चलिए भैया आप कुछ दिन कीजिए फिर चुनाव होगा तो फिर आप आइएगा। तो पहला में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर दूसरा में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, ठीक है। फिर बीबी गिरी को कार्यवाहक बना दिया गया था, फिर मोहम्मद हिदायतुल्लाह को भी कार्यवाहक बना दिया गया था, ठीक है।
फिर आपको दिमाग में रखना कि बीबी गिरी उसके बाद फिर बने थे, मतलब मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बाद फिर बीबी गिरी बने थे, ठीक है। फिर फखरुद्दीन अली अहमद, फिर फखरुद्दीन अली अहमद के बाद फिर बीडी जत्ती बने थे। बीडी जत्ती के बाद होता है कि नीलम संजीव रेड्डी। एक अच्छा क्वेश्चन, नीलम संजीव रेड्डी के बारे में। यही नीलम संजीव एक रेड्डी एक ऐसे व्यक्ति थे जो लोकसभा के सदस्य भी थे, मतलब लोकसभा के अध्यक्ष भी थे। क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, तो ऐसे कौन से ऐसे व्यक्ति रहे हैं, मतलब कौन से ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो मतलब कि लोकसभा के अध्यक्ष पद को भी सुशोभित किया, उसके बाद में आपको राष्ट्रपति बने। यही नीलम संजीव रेड्डी था, ठीक है। हाँ, ये समझे। एवं हम ऐसे पढ़ते थे जिनके पास ज्ञान है, उसके बाद आगे ज्ञानी जेल से, ठीक है। फिर आर वेंकटरमन को बना दिया गया क्वेश्चन, फंस गया। आठ में फंस गया था। पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा समय हो गया है। चलिए ठीक है, आराम से फिर से एक बार फिर से देखते हैं, ठीक है। पहले आराम से देखते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा दूसरा, तीसरा में आपको जाकिर हुसैन, चौथा में उन्हीं की जगह मरे थे तो बीबी गिरी को बना दिया था कार्यवाह, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। फिर एगो हिदायतुल्लाह बने थे, वही हिदायतुल्लाह यही मुख्य न्यायाधीश पे भी थे। आपको राष्ट्रपति यही पूछेगा, ऐसे कौन मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जो आपको राष्ट्रपति भी बने। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ही एक ऐसे राष्ट्रपति रहे हैं जो आपको ऐसे मुख्य न्यायाधीश रहे जो आपको राष्ट्रपति भी बने, ये दिमाग में रखना है, ठीक है। हाँ ठीक है। हिदायतुल्लाह के बाद आपको बीबी गिरी बने थे, क्योंकि ठीक है चुनाव लड़ने के लिए फिर आए थे, ठीक है। फिर आपको फखरुद्दीन अली अहमद को यही पद पे भी रहते हुए मर गए थे, ठीक है। हाँ, फिर बीडी जत्ती हो गया, यही दिमाग में रखना है कि नीलम संजीव रेड्डी दिमाग में रखना है। एगो नीलम संजीव रेड्डी, नीलम के पास ज्ञानी जैल सिंह था। फिर हो गया कि आपको के आर नारायणन, फिर शंकर दयाल शर्मा, यही सब दिमाग में रखना होगा, ठीक है। हाँ, फिर देखिए उसके बाद में फिर आइए ना, फिर आर के नारायण थे, फिर अब एपीजे अब्दुल कलाम 11 में थे, फिर एपीजे अब्दुल कलाम शायद प्रतिभा पाटिल बन जाएंगे। क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम महिला कौन थी जो सबसे पहले राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया, यही प्रतिभा सिंह पाटिल थी, इनके बाद वही बनी थी, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन को समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझिए आराम से। फिर से डॉक्टर पहले देखते हैं, राजेंद्र प्रसाद को पहले ले लिया गया, पहला नंबर पर वही बने राजेंद्र प्रसाद, चारों क्रम कम से कम याद रखिए। दूसरा में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरा में जाकिर हुसैन, हम कार्यवाह को हटा देते हैं, ठीक है, जाकिर हुसैन। चौथा में आपको हो गया चौथा में आपको हो गया बीबी गिरी, फिर पचमा में फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। फिर बीडी जत्ती को हटा देता है, ठीक है, क्या कि हिदायतुल्लाह को भी हटा देता है क्योंकि कार्यवाहक रहे। फिर आपको बीडी जत्ती, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर के आर नारायणन, फिर शंकर दयाल शर्मा, फिर आपको एपीजे अब्दुल कलाम, फिर आपको ये प्रतिभा सिंह पाटिल हो गई। फिर आपको शायद प्रतिभा सिंह पाटिल के बाद क्या हो गया, ठीक है, अपना देखिए। क्वेश्चन आपसे यही एक क्वेश्चन आपसे पूछ देता है, क्या ना कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति महिला कौन थे, प्रतिभा सिंह पाटिल। अभी अच्छा बिहार के से कौन से राज्यपाल रह चुके हैं जो मतलब राष्ट्रपति को भी सुशोभित किया। बिहार के ऐसे कितने राज्यपाल, मतलब बिहार के राज्यपाल भी रहे हैं और राष्ट्रपति भी रहे हैं, ये बता सकते हैं। 2 व्यक्ति, एक तो जाकिर हुसैन के बारे में पढ़े थे जो तीसरा टर्म में थे, जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद सर्वपल्ली राधाकृष्णन पे जाकिर हुसैन थे ना तीसरा नंबर के क्रम पे। यही जो जाकिर हुसैन पहले एक राष्ट्रपति थे, मतलब राज्यपाल बिहार के थे जो राष्ट्रपति बने। और एक दिमाग में रखिएगा रामनाथ कोविंद के बारे में, ठीक है, जो दूसरे दलित राष्ट्रपति बने थे। पहला क्वेश्चन यहां से भी दिमाग में रखना है। तो पहला दलित कौन थे, तो के आर नारायणन। क्वेश्चन समझ गए। फिर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पहला
ऐसे कौन से राष्ट्रपति हुए हैं जो एक दलित वर्ग से थे? तो के आर नारायण। कल को पूछेगा दूसरे दलित व्यक्ति कौन थे जो राष्ट्रपति को सुशोभित किया, यही मारेंगे दूसरा कौन थे? तो दूसरा में ये रामनाथ कोविंद थे। ठीक है। प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? प्रतिभा सिंह पाटिल बनी। ठीक है। अब बोलेगा प्रथम आदिवासी महिला कौन बनी? यही द्रौपदी मुर्मू। आपका लोग क्वेश्चन पूछेगा द्रौपदी मुर्मू से क्या क्वेश्चन कि भारत के कितने राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू है व्यक्ति के तौर पर। ठीक है। अगर पद पे पूछेगा तो 2 बढ़ जाएगा, व्यक्ति से पूछेंगे तो 15वें व्यक्ति रहेंगे। ये याद रखिएगा। भारत के वर्तमान में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं वो व्यक्ति के तौर पर किस क्रम में है? तो 15वें क्रम में। ये क्वेश्चन हो गया। ठीक है। बिहार के ऐसे कितने राज्यपाल हुए हैं? जो बिहार के एग्जाम को देखते हुए हम बता रहे हैं कि बिहार के ऐसे कितने राज्यपाल हुए हैं जो भारत के राष्ट्रपति के पद को सुशोभित किया? तो पहला में जाकिर हुसैन था, दूसरा में क्या था? दूसरा में हमारे रामनाथ कोविंद। ये कॉन्सेप्ट को पकड़ना 2 व्यक्ति। ये रामनाथ कोविंद के बारे में भी आपको 1275 या कुछ दरोगा में पूछा हुआ, जाके पलट के देखिएगा। आप जो बोल रहे हैं वही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। ठीक है। तो रामनाथ कोविंद और जाकिर हुसैन बिहार के ऐसे व्यक्ति रहे जो राष्ट्रपति को सुशोभित किया है। ठीक है। ये दिमाग में रखना, 3 को दिमाग में रखना कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, एक तो बीबी गिरी को दिमाग में रखना, मोहम्मद हिदायतुल्लाह को दिमाग में, एक बीडी जत्ती को दिमाग में रखना। ठीक है। इससे ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कौन सा ऐसे वही मुख्य न्यायाधीश हैं जो राष्ट्रपति बने थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। फिर से क्वेश्चन, भारत के कौन से ऐसे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रहे जो राष्ट्रपति के पद को रहा? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वेश्चन यहाँ से बनाएगा क्या समझे कि ऐसे कौन से ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे? पहले लोकसभा के अध्यक्ष फिर राष्ट्रपति। पहले लोकसभा के अध्यक्ष थे बाद में राष्ट्रपति बने थे। पहले लोकसभा के अध्यक्ष बाद में राष्ट्रपति बना था। कौन थे? नीलम संजू रेड्डी। यही हमको याद करना। ठीक है। बहुत सुंदर क्वेश्चन। ठीक है। अब फिर रहेंगे अगला नेक्स्ट टॉपिक। आज इतना में नहीं राष्ट्रपति होगा, लेकिन हमको उम्मीद है कि जितना मोटा मोटी हमने बता दिया है। ठीक है। इसके बाद में अब अपना सेकंड जब आएंगे तो इसके बारे में और डिटेल बढ़िया से कर देंगे कि कौन राष्ट्रपति का क्या क्या कार्य रहा, किन पर वीटो शक्ति रहा, वीटो शक्ति कितने में है, कौन सा वीटो शक्ति है, पॉकेट वीटो, निलंबनकारी, अत्यंतिक वीटो, इसका क्या क्या पर्पस होता है। ठीक है। ज्ञानी जैल सिंह जो था कौन से वीटो का प्रयोग किया, किस मामले में किए, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। ठीक है। ठीक है। फिर संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ठीक है। उसके बाद में कौन अध्यक्षता करता है, किस कंडीशन में संयुक्त अधिवेशन हुआ है, इस सब के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो एक टाइम में नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा वीडियो चला जाएगा जिसके कारण से। ठीक है। आप लोग को बताइएगा, कमेंट्स कीजिएगा, थोड़ा इनको सपोर्ट कीजिएगा। और ठीक है, हम लोग देखिए पढ़ने वाला व्यक्ति कहीं भी पढ़ता है, जरूरी नहीं कि यही वीडियो को देख के आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं। मेरा पर्पस बस यही है कि हम लोग जो पढ़ते हैं क्यूज के पर्पस से, एग्जाम के पर्पस से, थोड़ा ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन को निकाल के पढ़ते हैं कि वहां से कौन क्वेश्चन बन सकता है, कौन क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। ठीक है। हम लोग बहुत कोई यूपीएससी के लेवल के लिए डिस्क्रिप्टिव तो नहीं पढ़ता है इंसान, क्योंकि बिहार में आपको ऑब्जेक्टिव टर्म का होता है, लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव टर्म के लिए क्वेश्चन निकालना पड़ता है। जब तक आप तक पढ़िएगा नहीं, उससे क्वेश्चन निकालेंगे नहीं तो क्वेश्चन बनता भी नहीं। तो हम लोग को थोड़ा इस बारे में थोड़ा आइडिया, क्या कहेंगे, स्टूडेंट भी इतने दिन से पढ़ रहे हैं तो बस आइडिया आपको बात में है। इसलिए धन्यवाद। आप लोग को कैसा लगा बताइएगा। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज सर शंकर सर पढ़ाए, जो मेरा ही मित्र है। तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि हाँ कैसा लगा वीडियो, और जरूर बताइएगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा। किस सर आएंगे जो और जो शेष बच चुका है वो बताएंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। चलिए ठीक है, धन्यवाद।